1811 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। वित्त मंत्री के आज बजट पेश करते ही कीमतों पर असर दिखाई देना शुरू हो गया। कुछ महंगे हुए तो कुछ चीजें सस्ती हो गईं। बजट के बाद क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ है महंगा, और जो सस्ता हुआ वो क्यों हुआ, जो महंगा हुआ उसके पीछे वजहें क्या हैं, क्या सस्ता क्या महंगा। यूपीए 2 के दूसरे बजट में पेट्रोलियम पदार्थ ही नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जो आम उपभोक्ताओं को पहले से काफी ज्यादा दाम देकर खरीदनी पड़ेंगी। गैर पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क फिर से 8% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इस फैसले से सिगरेट, सिगार, सुगंधित तंबाकू, नस्वार, चबाने वाले तंबाकू और पाउच वाले गुटखे महंगे हो जाएंगे, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट और क्लिंकर सीमेंट पर भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, यानी सीमेंट भी महंगा होगा। साथ ही कारें, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और एसयूवी पर उत्पाद शुल्क 2% बढ़ाकर 22% किया गया है, जिसका असर बाजार पर दिखने भी लगा है और मारुति, हुंडई जैसी कंपनियों ने अपने मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। आम बजट में कीमती धातुओं मसलन सोना, प्लेटिनम और चांदी पर सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। अब आयातित सोना प्रति 10 ग्राम 100 रुपए और 1 किलो चांदी 500 रुपए महंगा हो जाएगा। The prices of the precious metals continue to rise. Since the customs duty is levied on these at specific rates, I propose to index the rates as follows: on gold and platinum from rupees 200 per 10 gram to rupees 300 per 10 gram. Silver from rupees 1000 per kg to rupees 1500. यानी महिलाएं अगर इस प्रस्ताव से नाखुश होंगी तो उनके बच्चों के लिए वित्त मंत्री ने रियायत की घोषणा कर दी है। बच्चों के खिलौने और गुब्बारों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दे दी गई है। Toy balloons are a source of joy to the millions of children. To bring a smile to their mothers' faces, I propose to fully exempt them from the central excise duty. Some of the other relief measures that I propose. इस बजट में कृषि के इस्तेमाल वाली मशीनों पर भी करों में काफी छूट दी गई है, यानी खेती के लिए उपयोगी मशीनें सस्ती होंगी। उत्पाद शुल्क में 4% कटौती से एलईडी बल्ब और सीएफएल के दाम भी कम होंगे, जबकि सीमा शुल्क में राहत से मोबाइल एक्सेसरीज, सौंदर्य प्रसाधन, कुछ दवाइयाँ, माइक्रोवेव ओवन, वाटर फिल्टर, घड़ियाँ, आयातित धागे और रेडीमेड कपड़े भी सस्ते हो जाएंगे। इस समय दिल्ली से अनामिका रत्ना के साथ राकेश कुमार सिंह। दरअसल इस बारे में सामान्य समझ ये होती है कि जो सुविधा की चीजें हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, अगर आप उनको महंगा कर देते हैं तो वो लोग जो लग्जरी चाहते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ज्यादा खर्च कर देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो चीजें जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, अगर वो महंगी हुई तो जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। क्या इन बातों का बजट में ध्यान रखा गया है? सस्ता महंगा एक सरसरी तौर पर आपने देखा क्या क्या सस्ता हुआ है, क्या क्या महंगा हुआ है, लेकिन असर किस तरीके का पड़ने वाला है अब रोजमर्रा की जिंदगी पर। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद श्रीराम खन्ना साहब, वो उपभोक्ता मामलों के बारे में हमें जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं फिश रेटिंग एजेंसी के डायरेक्टर डीके पंत साहब, और वो दरअसल अर्थशास्त्री हैं और हमें सामान्य करके चीजों को सिंप्लीफाई करके समझाएंगे कि जो महंगा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और क्या एक देश के तौर पर हमें फिलहाल वक्ती मजबूरी समझकर उसको टॉलरेट करना चाहिए या सरकार ने यहां कोई खेल किया है। बहुत स्वागत है आपका। ये जो चीजें महंगी हुई, जो सस्ती हुई, लोगों को उससे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो वैसे ही महंगाई झेलते आ रहे हैं, लेकिन जो चीजें और महंगी हो गई वो उनका महंगा होना जायज समझ में आ रहा है क्या आपको? देखिए, अगर हम महंगी होने की बात अगर आप करते हैं, जो अगर हम एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से अगर महंगे होने की बात करते हैं, तो जब पिछले साल जब बहुत बुरी हालत थी, जिस समय हमारी ग्रोथ बहुत कम हो रही थी, उस समय एक स्टिमुलस पैकेज दिया गया था, जिसके कारण क्या किया गया कि उत्पाद शुल्क घटाया गया, कुछ खर्चा बढ़ाया गया अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में, जिसके कारण जो डिमांड है वो बढ़े। उदाहरण के तौर पे कि जो चीज 10 रुपए की थी और उसमें अगर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, तो उसमें 2% या 4% एक्साइज ड्यूटी कम की गई और उसकी कीमत 9 रुपए 50 पैसे या 9 रुपए 60 पैसे के हिसाब से हो गई, ताकि लोग उसे खरीदें। अब इस समय क्या किया है कि जो आपका वित्तीय घाटा है वो इस समय 6.9% के करीब है। इस बारी वित्त मंत्री जी ने जो घाटे का नंबर बताया है, उसमें आपका जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम जिसे हम कहते हैं, जो बॉन्ड्स इशू करते हैं, उसको मिला के है।
ये जो वित्तीय घाटा आप कह रहे हैं, मतलब सरकार के पास जो मुद्रा का एक तरह से भंडार होता है, उसमें से स्टिमुलस के लिए उसने अपनी तरफ से जो खर्च किए, उस घाटे को पाटने के लिए उसको ये कोशिशें करनी पड़ती नहीं, ऐसा है कि रेवेन्यू आता है जिसमें टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसके बाद कैपिटल रिसीट्स होती हैं जिसपे क्या होता है, जो स्टेट को लोन दिया हुआ है वो रिकवरी होती है, आपका जो है डिसइन्वेस्टमेंट उसमें आता है। तो ये सारा हमारा रेवेन्यू आ गया सरकार का। दूसरी तरफ सरकार का खर्चा है। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, रेवेन्यू कम है, खर्चा ज्यादा है, वो वित्तीय घाटा है। ठीक। अब क्या है कि अभी जो किया सरकार ने, जो 4% एक्साइज ड्यूटी को कम किया था, उत्पाद शुल्क को, उसमें से केवल 2% उसने बढ़ाया है सब प्रोडक्ट्स पे। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे को ज्यादा बढ़ाया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे थोड़ा उसे कम किया है। परंतु अभी भी ये जो पिछले साल का लेवल था, जिस समय हमारा 12% या 14% और 10% के करीब था, उससे कम है। ऐसे ही पिछले साल सरकार ने जो सर्विस टैक्स है, जो सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं, उस पे सर्विस टैक्स को 12% से 10% किया था। उसको सरकार ने अभी चेंज नहीं किया, उसको 12% ही रहने दिया है। तो अब ये है सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि वित्तीय घाटे को कम करना है। अगर वित्तीय घाटा कम नहीं करते तो जो जितनी मुद्रा मार्केट में अवेलेबल है, उसमें या तो सरकार उसे बोरो करती है या कॉर्पोरेट सेक्टर बोरो करता है। अब अगर आपको ग्रोथ को बढ़ावा देना है, तो अभी हमने देखा पिछले 2-3 क्वार्टर में जो ग्रोथ थी वो मेनली आ रही थी सरकार के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, मतलब सरकार खर्चा कर रही है। पे कमीशन का एरियर था, फार्मर डेट वेवर था, बहुत सारे और प्रोग्राम थे। परंतु सरकार के खर्चे करने से आप जो वृद्धि दर देखेंगे, आर्थिक विकास दर, वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं रह सकती। सस्टेन ग्रोथ करने के लिए आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट, जो वो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर घाटा ज्यादा है, एक चीज के उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 रुपया है, उस 100 रुपये को बोरो उधार लेने के लिए सरकार भी खड़ी है और कॉर्पोरेट जगत भी खड़ा है। और उसमें क्या होता है कि सरकार क्योंकि सबसे बेस्ट बोरोवर माना जाता है, तो 100 रुपये में से 80 रुपये सरकार ले गई, बाकी 20 रुपया कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बचा। और उसके कारण क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। परंतु अगर वो 80 रुपये की जगह सरकार 70 रुपये बोरो करती है, तो कॉर्पोरेट जगत के लिए इन्वेस्ट करने के लिए 30 रुपये बचता है। इसी तरह जैसे जैसे सरकार का घाटा कम होगा, उस तरह से ये आपका कॉर्पोरेट सेक्टर के बोरोइंग के लिए ज्यादा पैसा, मतलब ग्रोथ के लिए ये जरूरी है, आप ये समझाने की कोशिश। वित्तीय घाटा कम करना ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो वित्तीय घाटा कम करना अगर ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो फिर महंगाई क्या एक एसेंशियल इविल के तौर पर हम देखें, एक आवश्यक बुराई के तौर पर देखें, जिसको लोगों को अभी झेलना पड़ेगा अगर सस्टेन ग्रोथ चाहिए उनको देश की? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ज्यादा वित्तीय घाटे के साथ ज्यादा ग्रोथ सस्टेन नहीं हो सकती, इसी तरह ज्यादा इन्फ्लेशन के साथ ज्यादा ग्रोथ सस्टेन नहीं हो सकती। ज्यादा इन्फ्लेशन के साथ भी ज्यादा ग्रोथ सस्टेन नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा महंगाई के साथ भी बहुत विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता। अर्थशास्त्री इसको हमें साधारण करके समझाएंगे। लेकिन बजट के दौरान वित्त मंत्री ने आज रात से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की भी घोषणा की। ऐसे में लोग क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते चलें। एक कॉमन मैन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और क्या, ये सरकार को सोचना चाहिए, दे शुड इमीडिएटली रिड्यूस द रेट्स सो दैट अ कॉमन मैन डजंट सफर ऑन द स्ट्रीट। ये तो गलत बात है, और हम तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। ये तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए तो सोचे, और तो छोड़िए जो भी है ना। सरकार की नीति खराब है, गलत काम करती है, बजट हमेशा बढ़ा चढ़ा के बेचती है। अगर यही हालत रही तो एक बार मतलब जो क्या है कि वही साइकिलों पर मतलब जो देश पीछे जाएगा, लोग बाग गाड़ियां बेच देंगे और क्या करेंगे, क्योंकि घर का बजट बिगड़ता है, तनख्वाह सैलरियों में मतलब जो प्राइवेट में कामकाज कम होते हैं, मतलब जो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती है। वैसे महंगाई इतनी है कि आदमी, आम गरीब आदमी परेशान है, और ये सब चीजें अगर बढ़ जाती है, पेट्रोल डीजल, तो हमारी और महंगाई में और इजाफा होगा। तो अभी तो चल रहा है, इससे भी कमाना चाहिए, और कमाने से वजह और बढ़ा रहा था, तो ये तो नाजायज कर रही है। क्या कहेंगे, महंगा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया तो क्या कर सकते हैं, भरवाना तो पड़ेगा ही, काम करना है। क्या करना चाहिए सरकार को? कम करना चाहिए, हर चीज में कम करना चाहिए। तो 3 तरीके से हम महंगाई देख रहे हैं। एक तो कुछ चीजें सीधे महंगी हो गई, क्योंकि अभी तक जो छूट मिल रही थी 2% की, उन पे जो शुल्क नहीं लगाया जा रहा था वो लग गया। कुछ चीजें इसलिए महंगी हो जाएंगी क्योंकि आखिरकार उनको वहां से जहां वो बनती हैं या निकलती हैं, वहां से ढोकर उन तक पहुंचाना पड़ेगा जहां उनका उपयोग करने वाले लोग बैठे हुए हैं। रास्ते में जो माल ढुलाई होगी, डीजल उसमें अहम भूमिका निभाएगा और वो महंगा हो जाने वाला है, इसलिए महंगाई इसलिए भी बढ़ेगी।
टैक्स में कहा यह जा रहा है कि इस बार जो स्लैब्स में परिवर्तन किए गए हैं उसके बाद आपकी जेब में कुछ पैसे और बचेंगे। इस तरीके से लिक्विडिटी रहेगी तो महंगाई को इससे और बढ़ावा मिलेगा। अर्थशास्त्री इसको किस तरीके से देखते हैं, और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, श्रीराम खन्ना साहब, उपभोक्ता मामलों के खास जानकार हैं, साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जो एक पत्रिका निकलती है उसके संपादक भी हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे उपभोक्ताओं के सिर पर कितना फूट रहा है ये ठीकरा, विकास के नाम पर महंगाई कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक। क्या सस्ता क्या महंगा, क्यों सस्ता और क्यों महंगा, ये भी बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का कारों का दाम बढ़ाए जाने का ऐलान हुआ और उसके साथ ही असर दिखने लगा। Hyundai के बाद मारुति ने भी अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ा दी। मारुति ने अपनी कारों की कीमत 2% तक बढ़ाई है और इसके साथ ही मारुति कारों की कीमतों में 3 से 13,000 तक की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि Hyundai की कारें 6,500 से 25,000 तक महंगी हो गई हैं। होंडा मोटरसाइकिल ने 400 से 1200 तक अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। वहीं आने वाले कई दिनों में और दूसरी ऑटो कंपनियों ने भी गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा करने के बारे में सोच लिया है। और मारुति के इस फैसले के पहले आज वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बड़ी गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी 2% बढ़ाने का ऐलान किया था। To electric cars and vehicles that offer an eco-friendly alternative to petrol or diesel vehicles, the manufacturers of such vehicles have expressed difficulty in neutralizing the duty paid on their inputs and components. I propose to remedy this by imposing a nominal duty of 4% on such vehicles. I also propose to exempt some critical parts of sub-assembly of such vehicles from the basic customs duty and special additional duty subject to actual user's condition. These parts would also enjoy a concessional CVD of 4%. आम आदमी का बजट इसे करार दिया गया था। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने भी कहा था कि आम आदमी पर केंद्रित ये बजट होगा और आम आदमी का जिक्र आज कई बार हुआ, लेकिन आम आदमी की कार कही जाने वाली मारुति, उसके दाम बढ़ गए। खन्ना साहब, देखिए, अगर गाड़ी महंगी हो जाती है और 2 से 5 लाख रुपए तक की गाड़ी जो खरीद रहा है उसके लिए 2 या 4 हजार रुपए का कोई मतलब नहीं है, और जो नरेगा में मजदूरी कर रहा है वो तो गाड़ी खरीदेगा नहीं, तो उसकी दशा देखिए। उसको तो बीमा भी मुफ्त मिल गया, उसको तो पेंशन स्कीम में भी इंक्लूड कर लेंगे। तो आम आदमी का बजट इसलिए है क्योंकि जो इतना सारा पैसा आप जुटा रहे हो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के तहत, समृद्ध लोगों से पैसा ले रहे हो और गरीब लोगों पे खर्च कर रहे हो, तो यही होता है बजट में। और ये वित्त मंत्री ने बड़े कायदे से किया है, क्योंकि जो आम आदमी के लिए स्कीम्स हैं और जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो एलोकेशंस हैं नरेगा की या सोशल सेक्टर स्कीम की, उसका असर देखने को मिलेगा, ताकि आम आदमी को समझ में आएगा कि ये जो 9% ग्रोथ है किसके लिए है, ये उसके लिए भी है। ये बजट, तो आप ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात है, हाँ, उसके तहत ऐसा किया जाना जरूरी है। दूसरी बात, बजट से दाम बढ़ते या घटते नहीं है, सिर्फ एक्साइज का एक मार्जिनल रोल है उसके अंदर। पहले आपने कम कर दिया, उनका माल नहीं बिक रहा था, अब माल बिकना शुरू हो गया तो आपने बढ़ा दिया, तो रोना लेकिन अगर ये पंत साहब, जैसा कहा जा रहा है कि स्टिमुलस ड्रिवन था ये सब कुछ जो हम देख रहे थे, इसमें ज्यादातर हिस्सा जो था वो प्रोत्साहन पैकेज की वजह से था, नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा ऑटो सेक्टर में? देखिए, असली में क्या हुआ है, स्टिमुलस के अलावा एक और चीज हुई। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं, 2008 सितंबर अक्टूबर के आसपास, जिस समय हमने देखा विश्व में लीमैन ब्रदर, गोल्डमैन सैक्स, फ्रेडी मैक, सब एक एक करके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस धराशायी हो गए। उस समय अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई थी कि जो नॉर्मल आदमी था, कॉमन आदमी था, उसको ये नहीं पता था कि वो आज अगर ऑफिस जा रहा है, शाम तक उसकी नौकरी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। आईटी सेक्टर में प्रेशर था, एक्सपोर्ट सेक्टर में प्रेशर था। तो इस समय क्या होता है, जो जिसे हम कहते हैं एक रैशनल कंज्यूमर जो है, वो अपने परचेज डिसीजन को विदहोल्ड कर देता है। आप क्या सोच रहे हैं कि जो 10 लाख या 15 लाख की या 5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, उनके ऊपर पिछले साल की मंदी का कुछ असर था? वो पिछले साल भी खरीद सकते थे, परंतु अगर उन्हें इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि उनकी नौकरी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी तो कितनी तनख्वाह पे रहेगी, तो सारे परचेज डिसीजन डेफर कर दिए गए।
तो अगर हम पिछले साल और इस साल की एवरेज ग्रोथ निकालें तो गाड़ियों की जो बिक्री में जो है बहुत तेजी आई है, पर बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। चलिए, गाड़ियों के बगैर फिर भी हम तसव्वुर कर सकते हैं अपनी जिंदगियों का। और जैसा आपने कहा कि अगर आम आदमी से हमारी परिकल्पना उस आदमी से है जो आर्थिक पायदान में नीचे बैठा हुआ है, जिसके लिए नरेगा जैसी योजनाओं को दरअसल चालू किया गया, तो उसको फायदा पहुंचेगा, ये आपने कहा। हालांकि ये गरीबी अमीरी भी ये तुलनात्मक अवधारणा है। वो भी अपने आप को गरीब कह सकता है जो एसयूवी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो मारुति 800 खरीदना चाहता था। बहरहाल यहां हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से लौटने के बाद इस बात पर चर्चा होगी कि चलिए गाड़ियां छोड़िए, लेकिन आटा, चावल, दाल, तेल, नमक क्या होने वाला है, इसके भाव और पता चलेंगे क्या?